Hello Anushka, good evening. Hello guys, once again good evening to all of you on portal and आप सभी का नून एकेडमी पर स्वागत है। मैं पहले बता दूं कि हम लोगों ने एक चैप्टर चालू किया है जिसका नाम एलिमेंट ऑफ कंपाउंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 है। ओके, ये चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से पी ब्लॉक बोलते हैं। तो चलिए पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। हाय प्रतीक्षा, गुड इवनिंग। सो हम लोग पी ब्लॉक के बारे में हम कर सलोनी, हम कोरोना वायरस पॉजिटिव फिर से। सलोनी अपना ख्याल रखो बेटा, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम सब हैं आप सबके साथ, ठीक है? हम सब आपके साथ हैं बेटा, बिल्कुल। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाय निकिता, गुड इवनिंग। हेलो राज, गेट वेल सून सलोनी, गेट वेल सून। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। यू विल गेट वेल सून, नथिंग टू वरी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और हेल्थ पे भी ध्यान देते रहिए। ठीक है, सो चलिए चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। सो हम मैंने जैसे बताया कि एलिमेंट नंबर ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो अनॉमलस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। ओके, सो ये मेरा टारगेट आज का है, लेकिन कल भी हमने थोड़े से टारगेट रखे थे और उसको कंप्लीट किया था। आज भी देखेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर को। तो पहले बात करेंगे अनॉमलस प्रॉपर्टी की। और अनॉमलस प्रॉपर्टी से पहले हम लोग ट्रेंड्स को भी देखेंगे। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है, सब जन सलोनी अपना ख्याल रखना बेटा और अपने परिवार वालों का भी। हाय एरम, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। हाय आशीष यादव, हेलो मानसी राउत, डी के, सईदा तैयबा। चलिए सेशन को स्टार्ट करें, सारे बच्चे हमारे आ चुके हैं। अब सारे बच्चे आ चुके हैं, चलिए चालू करते हैं, बिल्कुल पढ़ना चालू करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग आपस में बात करते रहिए तब तक और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 7.4 नंबर जो टॉपिक है ये देखिए डिलीटेड है। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि डिलीटेड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ये दिखाया, इसमें लेके आया हूँ आज फिर से। 7.4 नंबर टॉपिक है, ये क्या है? डिलीटेड है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7.4 नंबर उन्होंने सिर्फ 7.4 नंबर लिखा और इस टॉपिक का नाम लिखा है। ठीक है, ये ऊपर वाले टॉपिक का नाम लिखा है बस। तो ये कहीं ना कहीं डिलीटेड है, यस ये डिलीटेड है, ये पूरा पार्ट डिलीटेड है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, ये वाला जो पार्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा ही टाइम लगाएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। हाय रवीशा, हेलो जिशान, गुड इवनिंग। Champions are on board and that's really great. That's really really great. ठीक है, समीप, समीप गुड इवनिंग। सारे बच्चों ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, सब लोग रुके रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मिल के पढ़ाई करेंगे। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो जाए, बिल्कुल आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, मैं हूँ। कोविड के इस वियर्ड सिचुएशन में हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी प्रिपरेशंस को रोकेंगे नहीं। क्योंकि बेटा एक बार प्रिपरेशन रुक गई तो फिर उसके बाद समझ रहे हो कि दिक्कत बढ़ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस रुक गई तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते जाना है। जैसे जैसे हमारा रोज लेक्चर होता है साथ में बैठिए और साथ में बैठ के हम डिस्कशन भी अगर करते रहेंगे तो भी हम टॉपिक में काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए। यस वी आर कोरोना वॉरियर्स, यस यस यस। बी पॉजिटिव एंड विल स्टडी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप सबको। इंडियंस इसीलिए जाने ही जाते हैं, इंडियंस वियर्ड सिचुएशन में भी आगे बढ़ते रहते हैं, समझे? तो आगे बढ़ना, चलिए।
एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एंड 17 18, इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स ट्रेंड्स कैसे वर्कआउट करते हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई in group number 16, 17, 18, atomic and ionic radii increase down the group, increase down to the group। हमेशा याद रखना एटॉमिक रेडियाई जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, रेडियस वो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे सबको आवाज आ रही है बच्चों? सबको आवाज आ रही है? कंफर्म कीजिए। हाँ, इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है आप सबको, इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट एकदम बिल्कुल याद रखना बच्चों। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इन ग्रुप नंबर 16, 17, 18, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप as a result of increase in number of quantum shells, as a result of increase in number of quantum cells। मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी क्या होती है, एटॉमिक साइज भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो आप सब। कुछ बच्चे आंसर दिए हैं, सही दे रहा है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियोडिक एटॉमिक, across the period atomic and ionic radii decrease with increase in atomic number। हमें याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट ऐसे याद रखना है। देखो पीरियोडिक टेबल है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आओगे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉन्सिक्वेंट टू इंक्रीज इन ZEF, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस ZEF का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। देखिए एक न्यूक्लियस है, एक सेल है, सेल के इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अभी फिर से एक और इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से सेंटर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, या फिर इन अदर वर्ड बोलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और साइज क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है ये, साइज कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, टॉप टू, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। डिक्रीज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं ZEF, ZEF, ZEF का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये साइज इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ क्वांटम सेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है जिसकी वजह से। यस, कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। यस, Anam ne पूछा do electron comes in the center when they get attracted by the center? No, no, no. Electron not come in the center. They get more. They experience more charge, more charge. So they attract towards center. They not fall in center. They will attract towards center. So size will squeeze. Size will get squeezed. Okay. Shielding effect. Shielding effect is a different concept there. Here shielding effect can work. Shielding effect अगर आपने बात कर दिया तो shielding effect is more, size is more। ठीक है, shielding effect is different concept। poor shielding effect, inert pair effect, एक और concept आएगा inert pair effect। two more concepts are there, that is different concept, not this concept। ये concept में नहीं आएगा, बिल्कुल इसमें merge मत करना, confuse हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, मर्ज बिल्कुल मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल याद रखना। हाय नुकरा, हेलो पूजा, पूजा बोर्ड से गुड इवनिंग, गायत्री, सेजल, ऑल माय चैंपियंस आर हियर।
ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बेटा पी ब्लॉक का चैप्टर स्टार्ट किया, आप लोगों को तो पता ही है, तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने देरी से ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने जो कॉन्सेप्ट चालू किया है वो काफी लोगों को पता है कि हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में बात किए, एटॉमिक साइज के बारे में बात की, हमने देखा कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और हमने देखा लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इसका रीजन है ZeF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका रीजन है नंबर ऑफ शेल्स। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है, ठीक है बेटा, इतनी सी कहानी याद रखनी है। अगले वाले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। सो वी कैन से द ग्रुप नंबर 17, अगर 17 की बात करें तो हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडिया इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में, जैसे अगर आप रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करें, जैसे हेलोजन की बात करें, हेलोजन हेलोजन पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा कुछ है, और यहाँ पर जो है वो जीरो ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजेंस। और इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इन एलिमेंट की बात करूं तो अक्रॉस द पीरियड, यहाँ से चालू करोगे, यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट में जाओगे तो फ्लोरीन के केस, जैसे मतलब जैसे ही यहाँ पहुंचोगे हेलोजन्स में, हेलोजन की साइज उस पीरियड के एलिमेंट की सबसे छोटी साइज होती है। जैसे जैसे सोडियम, सोडियम 11 से लेके क्लोरीन तक गए ना तुम, लेफ्ट से लेके क्लोरीन तक गए, राइट तक, तो ये सबसे बड़ा साइज है उसमें, और ये सबसे छोटा साइज, ठीक है। क्यों छोटा हुआ, क्योंकि ZeF बहुत ज्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें बहुत ज्यादा हो गया। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि इनकी साइज क्या हो गई, लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज हो। सही बोल रहे हो शायदा, शायदा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राज, राज फॉर, यस यस राज, यू आर सो, योर आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड आशीष यादव, वाओ, कीप इट अप, सारे चैंपियंस एकदम एक्टिव होके रहो, टेंशन मत लो, कोरोना से डरना नहीं है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी हमारी, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड फॉर केमिस्ट्री रवि सर इज देयर, डोंट वरी फॉर यू, ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट। सो विल गो देयर, वो विल गो देयर एंड विल सी दैट, हाँ सही सही बोल रहे हो, कोरोना से पॉजिटिव नहीं होना है। विवेक ने जोक मार दिया, नेले पे डाला मारा इस विवेक ने। वेरी गुड विवेक, गुड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमने हेलोजन की बात करी, तो ये पूरे पॉइंट में, ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सबको, एटॉमिक रेडियस। अब अगला वाला प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं अगले वाले प्रॉपर्टीज पे। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे इंतजार कर रही है बच्चों, है कि नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी इंतजार कर रही है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को, मैंने इस पॉइंट को क्यों रखा, इस पॉइंट को क्यों रखा, क्योंकि हाँ, सो इस पॉइंट को हमने क्यों बोला, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो हम लोग अपना 5 मिनट, 5 मिनट मौन नहीं मौन नहीं रखेंगे, 5 मिनट हम लोग स्पेंड करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिवोट करेंगे, ठीक है। हम लोग 5 मिनट आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिवोट करेंगे, और 5 मिनट में मैं गारंटी देता हूँ सारे बच्चों, जो जो बच्चा यहाँ पे बोर्ड पे है उसको मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट में, 5 मिनट में उन्हें 100% गारंटी है कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं, नहीं आता है क्या, क्या आता है बताइएगा, समझा कि नहीं समझा खुद बताना है आप लोग। देखो अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, आयन बनाना। आयन कैसे बनता है, या तो एक्सेप्ट करके बनता है, या तो डोनेट करके बनता है। आयन कैसे बनता है, आयन एक्सेप्ट करके बनता है या डोनेट करके बनता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम सिर्फ डोनेट वाली बात करेंगे, हम सिर्फ डोनेट वाली बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी में। आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिर्फ डोनेट की बात करेंगे, निकालने की बात करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक एटम था जिसका नाम था बबलू, बबलू नाम का एटम था मेरा, बबलू, बबलू नाम का एटम था, कितना अच्छा नाम है इसका देखो, बबलू नाम का एटम था। इस बबलू नाम के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, और हमने क्या किया,
हमने क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो मुझे इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ताकत लगी, जितनी एनर्जी लगी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितना सिंपल है कि नहीं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। वही हिंदी में बताया था मैंने, वही इंग्लिश इंग्लिश में बता रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bond of most loosely bonded electron from an atom। एक किसी एटम से मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन करने को, निकालने के प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कंडीशन चेंज होगी। हमारे केस में इलेक्ट्रॉन निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमें रोल दिया गया है, हमें ड्यूटी दी गई है, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। ये हमको ड्यूटी दी गई है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन चेंज हो रही है। कंडीशन ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन है कि बबलू की साइज बड़ी छोटी है, बबलू की साइज बड़ी छोटी है। दूसरा कंडीशन, बबलू की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तीसरा कंडीशन है बबलू के पास एक नहीं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन है। चौथा कंडीशन है बबलू के पास सात सात इलेक्ट्रॉन है एक ही सेल में, ठीक है। अब बताओ, चार कंडीशन है हमारे पास। चारों कंडीशन में कौन से वाले कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, कौन से वाले कंडीशन में सबसे ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? सही बोल रहा हूँ, सही सलोनी, सही आंसर था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। वेरी गुड अनम, वाओ। सातवां ऑप्शन नहीं है रे बेटा इसमें। फर्स्ट सेकेंड सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। चलिए इसमें कंडीशन देखते हैं कौन से वाले में सबसे अच्छा रहेगा। देखो, पहली बात, जब बबलू की साइज छोटी थी, जब बबलू की साइज क्या थी, छोटी थी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में था। ध्यान से सुनना, इसका इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में था। तो अब जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में था तो उसको तोड़ के निकालना बड़ी मुश्किल लगेगा। इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में है, और न्यूक्लियस के पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इसको तोड़ के निकालने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। ऐसे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि साइज जब छोटा रहेगा, साइज जब स्मॉल रहेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइज छोटा रहेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब ये दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में बबलू का इलेक्ट्रॉन दूर है। बबलू का इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है, दूर है। तो ये अट्रैक्टिव जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी लेस, दिस फोर्स विल बी लेस। और जब जब फोर्स लेस रहेगा तो इसको निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम लगने वाला है, बहुत ही कम एनर्जी लगने वाला है। इसको निकालने में एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, बहुत ही लेस एनर्जी लगेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो इसमें से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो सेकेंड वाले केस में साइज इज बिग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर लेस। कम एनर्जी हमको लगेगी, आसानी से आयन बन जाएगा। कम क्यों है? क्योंकि इसमें देखो लेस अट्रैक्शन है ना, यहाँ से अट्रैक्शन कम है, इसको आसानी से तोड़ लोगे आप। बबलू का इलेक्ट्रॉन बबलू के टेरिटरी से बहुत दूर है, उसकी टेरिटरी से बहुत दूर है, उसको आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसके केस में कैसा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीन में से अगर आप एक को निकालने जाते हो तो एज कंपेयर टू फर्स्ट, फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड वाले में, मतलब थर्ड वाले में एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इज लेस इन टू सेकेंड वन, यस, न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन इन सेकेंड वन। और ये थर्ड वाले में थोड़ा सा इससे ज्यादा है। तो एज कंपेयर टू
सेकंड सबसे कम एनर्जी लगेगी, सेकंड सबसे कम एनर्जी लगेगी, फिर थर्ड कम लगेगी, फिर फर्स्ट लगेगी, और फिर इसमें तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बोलेगा कि बबलू बोले मेरा इलेक्ट्रॉन लेके मत जाओ, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन। बबलू क्या बोलेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट हो गया ना। 7 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, उनके अट्रैक्शन क्या होंगे, उनके 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 अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, और ऐसे केसेस में इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। तो फोर्थ वाला क्या रहेगा, नॉन मेटल। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ये बोलेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं ही खुश रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया इन सब चीजों से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझा? आपको समझा कि साइज, अगर एटॉमिक साइज अगर बड़ी है, इंक्रीजेस, देन आई वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली वेरिएबल विथ साइज, साइज के इनवर्सली वेरिएबल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली वेरिएबल विथ a न्यूक्लियर चार्ज। नो नो, डायरेक्टली वेरिएबल, डायरेक्टली, सॉरी, डायरेक्टली वेरिएबल विथ a न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और ऐसे टाइम पे आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको कंक्लूड कर लिए आप लोगों ने। नहीं समझा तो बताओ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझा है तो प्लीज बताए मुझे। बताओ बच्चों, बताओ। कम ऑन चैंपियंस, कम ऑन। मैंने बताया जो सेशन में रुकेगा ना वो सीख के जाएगा। हाय नीलेश, गुड इवनिंग। हाय तजहीन, गुड इवनिंग। सुमित सिंधे, गुड इवनिंग। आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया बेटा, कोई बात नहीं है। हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे और आपको याद कर रहे थे, ठीक है। तो तो इस दौरान हम लोग बात कर रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी की और साइज की, ठीक है। इसमें हमने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब ज्यादा होता है तो साइज क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता है। ये चीज आपको थोड़ी सी चीजें बस याद रख लेनी है, आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला वाला टॉपिक देखिए, बिल्कुल मजेदार। हाय युषरा, कैसे हो? यू जस्ट जॉइन सीन्स। युषरा आके चुपचाप बैठी है। सर आप बहुत इजी पढ़ाते हो, बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़ने में बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दृश। हाय श्रुति, हाउ आर यू? अच्छा, यू वांट रिपीट, रिपीट ईट, रिपीट रिपीट रिपीट। देखो, मैं ये बता रहा हूँ, आयनेशन एंथैल्पी की मतलब बहुत सिंपल सा मतलब है आयनेशन एंथैल्पी का। इससे मतलब ये है आयोनेशन एंथैल्पी से मतलब ये है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमको, हमको इलेक्ट्रॉन छीन के निकालना है। मान लीजिए यूसरा आई है, यूसरा, और यूसरा जी ने वाई फॉर यूसरा यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये यूसरा के पास, उनके पास इलेक्ट्रॉन है, और यूसरा से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो यूसरा से इलेक्ट्रॉन निकालने में यूसरा ईमानदारी से इलेक्ट्रॉन देगी थोड़ी, उससे मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा बहुत। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टिव है तो छीनना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और ऐसे केस में जब एनर्जी हम लगाएंगे, तो जितना एनर्जी मैं लगा रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतनी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, है कि नहीं? हाँ यूशा बेटा, मस्ती है, सिर्फ ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे देखो, यूसरा यहाँ बैठी हुई है, यूसरा पॉजिटिव चार्ज है। यूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। शी स्टेज वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग हर स्टडीज, ओके। सो शी इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो तो जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, यूसरा विल लाइक द इलेक्ट्रॉन, यूसरा विल से नो नो नो, प्लीज डोंट टेक माय इलेक्ट्रॉन, प्लीज डोंट टेक माय इलेक्ट्रॉन, she'll say. So whatever the force applied by the nucleus to hold the electron is called as a nuclear charge. Is called as the nuclear charge. So whatever force
applied by the nucleus to hold the electron is called as a nuclear charge. समझ में आ रहा है? किस ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? किस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? बहुत सही क्वेश्चन है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? मेटल से क्या होगा? नॉन मेटल होगा ना। मेटल से नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होता है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये याद रखना। कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज इन व्हाट? What is definition of nuclear charge? Nuclear charge definition is what? The amount of force applied by the nucleus to hold the electron, to keep the electron with it, is called as an nuclear charge. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने के लिए जितना चार्ज न्यूक्लियस लगाता है उस चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। हाँ हाँ, अगर किसी को अगर डाउट हो रहा है अभी इसमें लेफ्ट से राइट में, मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे पीरियोडिक टेबल है हमारा, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल है, और याद रखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाते हो तो ये मेटल होता है, ये पार्ट क्या है? मेटल है, और ये क्या है? नॉन मेटल। ये क्या है? मेटल। एक मेटल था, एक नॉन मेटल। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल नॉट टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, एंड दीज पीपल लूज इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये आसान हो जाता है, तो ये कम एनर्जी लगती है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है? ठीक है बच्चा? दीपाली कर लगा शिफ्ट फ्रॉम 1 to 7th कॉल माइग्रेशन। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, चलते हैं बेटा। समीक्षा पाटिल, देवेश काटे, भूमिका इंगले, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए पढ़ाई करते हैं, सारे लोग, सब लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे अच्छे से। ओके चलिए, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अगला वाला जो है इलेक्ट्रॉन, उसी का एक भाई है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए, अब एक चीज था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे? निकालते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है? अब इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा ये बच्चों को दिक्कत होता है। सलोनी, अच्छा ठीक है सलोनी, ये वाला देखना, इसके बेसिस पे आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं समझा रहा हूँ और इसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब की बार इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। पहले बार सलोनी, पहले बार हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और निकालने में जितनी एनर्जी लग रही थी, जितनी एनर्जी लग रही थी उसको हम लोग बोलते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है? चलिए देखते हैं, देखते हैं, इसको मैं सिखाता हूँ अलग तरीके से। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और कोऑपरेट करेंगे। देखो, पहले मैं डिफाइन कर दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से समझना, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा, अच्छे से समझना पड़ेगा बस। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, or we can say released, required or released, when one electron added to any gaseous neutral atom. Gaseous neutral atom. Okay, so the amount of energy required when 1 mole of electron added to any gaseous neutral atom. इसमें वर्ड समझिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है।
पहला वर्ड क्या है? गैसियस न्यूट्रल एटम। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। और इस ऐड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए गैसियस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू टू add add 1 mole of electron or 1 electron to any gaseous element, neutral element। मान लीजिए x नाम का कोई एलिमेंट था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, x नाम का बंदा था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं, देखो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। इस x नाम के बंदे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, तो क्या बनेगा? पहले समझिए इसको। जब इसकी किसी के पास कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि मेरे पास सोडियम है, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है? बराबर है, तभी इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। याद रखना हमेशा। कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, एक्स नाम के एलिमेंट के ऊपर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर के प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और ऐसे केसेस में ये कोई चार्ज नहीं होता। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया, इसके प्रोटॉन मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, और आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा? 11, मतलब 10 प्रोटॉन हो गया और 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, है कि नहीं? तो ये एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव आया कि नहीं आया? तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक्स के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उस दौरान आपने एक एनर्जी के फॉर्म में ऐड किया ना, एक एनर्जी ऐड किया ना, एक टाइप का एनर्जी आपने ऐड किया। तो इसमें क्या होगा कि ईजी वैल्यू जो आएगी, जो भी Eg1 वैल्यू आएगी, Eg1 वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वो क्या रहने वाला? सॉरी निगेटिव रहेगी, निगेटिव एक्सोथर्मिक होगा ना, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें जब जो आपने इसमें ऐड किया तो पहली वाली वैल्यू क्या होगी? निगेटिव आएगी। पॉजिटिव नहीं बेटा, निगेटिव आएगी। Eg वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव आएगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन, रिलीज एनर्जी, याद रखिए। बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, रिलीज एनर्जी। सो एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और Eg वैल्यू क्या आएगा आपका? निगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन लेकिन आप समझिए, इसी रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। एक्स नाम का इलेक्ट्रॉन था, आपने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक्स माइनस बना दिया, Eg वैल्यू आपकी क्या आ गई? निगेटिव आ गई। एक्स माइनस के अंदर अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हाँ, अनायन है तो पॉजिटिव। देखो अभी क्या होगा? x2 माइनस, यस वेरी गुड, x2 माइनस होगा, बहुत सही। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं। तो x2 माइनस कर दोगे, x2 माइनस आएगा। हाँ, अब क्या होगा कि ये पहले से निगेटिव था, अब मैंने और निगेटिव ऐड कर रहा हूँ। कोई बंदा निगेटिव है, उसके ऊपर और निगेटिव लेके जाओगे तो वो रिपेल नहीं करेगा? वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करके वो रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो रिपेल करेगा। वो जो चार्ज है वो क्या होगा? रिपेल होगा। और रिपेल होगा तो मैं क्या करूंगा? फोर्सफुल्ली मैं एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करूंगा? इसके ऊपर ऐड करूंगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा के मैं ऐड करूंगा। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एनर्जी लगाई और फिर इसके ऊपर ऐड किया। क्यों? क्योंकि वो पहले से निगेटिव था। वो निगेटिव था तो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो रहा था, तो मैंने मुझे धक्का लगा के उस पर ऐड करना पड़ा। तो ऐसे केसेस में Eg1 था वो निगेटिव होता है, Eg2 जो होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिव। समझ में आया ये पॉजिटिव क्यों आया? अब Eg3 है, अब तो और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि -2 है ये।
-2 है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो x3 माइनस हो गया, x3 माइनस हो गया। अब x3 हो गया तो इसके अंदर मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर और भर-भर के एनर्जी लगाना पड़ा क्योंकि ये तो 2 माइनस था, ठीक है? तो Eg3 भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि Eg1 सिर्फ नेगेटिव होता है क्योंकि इसी के दौरान एक्सो होता है, बाकी के दौरान क्या होता है? एंडो होता है। ठीक है बच्चों? एंडो होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से पॉजिटिव, यस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये किसी भी किताब में इतने अच्छे से आपको लिखी नहीं होगी बेटा, कि आपकी पढ़ोगे और 2 मिनट में समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल लिखा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पूरा विजुअलाइज़ करके बता रहा हूँ कि देखो ऐसे प्रोसेस होता है। हाँ, चल बेटा मैं लूँगा, ब्रेकआउट लूँगा। और एक और बात बता दूँ आप सबको अ कल एक क्वेश्चन था ऑक्सीजन का, वो गलती हो गई। एक्चुअली क्वेश्चन बैंक में, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें गलत प्रिंट किया हुआ है, गलत प्रिंट किया गया है, आप उसे अपडेट कर लेना। तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, यस इट्स अ पैरामैग्नेटिक। मैं उसको लास्ट में बता दूँगा कि कैसे ये पैरामैग्नेटिक आया, ये मैं बता दूँगा, ठीक है? ये पैरामैग्नेटिक होता है और याद रखना क्योंकि उसमें ऑप्शन में जब देखोगे क्वेश्चन बैंक के ऑप्शन में देखोगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसमें उन्होंने मिस्टेक कर रखी है, उन्होंने बस ऐसे ही डायमैग्नेटिक डाल दिया है। तो इट विल बी द पैरामैग्नेटिक बिकॉज़ इट कंटेन द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हाँ, दीपाली, सही बोला था तुमने, ठीक है? चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगले वाले स्लाइड को देखते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एंड 17, 18, 16, 17 एंड 18 की फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे। अब देखिए पहले ही इन्होंने वर्ड दे दिया फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग क्या बात करेंगे? इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, इसके डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, इसके स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं, यही सारी बातें होंगी। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? इसमें केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, रह गया शायद, वो भी बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत ईज़ी है, इसका इसमें टेंशन नहीं, ईएन बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड pair of electron. Tendency to attract this shared pair of electron is called as electronegativity. Okay? Okay? Electronegativity is what? Tendency to attract the shared pair of electron. जैसे कोई एक बंदा है, जैसे 2-3 लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2-3 लोग हैं। ये हमारे सोडियम भाई साहब है, हमारे सोडियम है, आदरणीय सोडियम जी महाराज। फिर ये दूसरे हैं हमारे पास, इनको हम ले लेते हैं, आदरणीय कौन रहेंगे ये? क्लोरीन जी महाराज हैं। और फिर मैं तीसरा ले लेता हूँ, फ्लोरीन जी, फ्लोरीन, ठीक है? तो 3-4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोगों को लेना काफ़ी हो गया, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सो अभी हम क्या करेंगे? एफ चाचा, हाँ, एफ चाचा हैं ये, एफ चाचा। वेरी गुड इरम, इरम एपिक। अच्छा है, चलो ठीक है। तो हमारे पास सोडियम जी हैं, क्लोरीन जी हैं और फ्लोरीन जी हैं, ठीक है? अब हमने क्या किया कि इनमें चेक कर रहे हैं, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम की टेंडेंसी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की। They don't want electron, they want to give the electron, they do not want to accept electron, means their electronegativity is very less. Electronegativity is less. It means what is electronegativity? Electronegativity is means out of these people who is hungry for electron, किसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख लगी है? किसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख लगी है? इट मींस दैट ability to accept the electron pair, ability to accept the shared pair of electron is called as electronegative element. उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है? तो फ्लोरीन जो होता है उसकी साइज छोटी होने की वजह से वो
बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पास में होता है और साइज़ होती है छोटी, तो Fe इज़ मोर हंग्री, इट मीन्स Fe इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। Tendency to attract the electron towards it is called as an electronegative element. Fluorine Chacha hungry for electron. Yes, you can remember like this way. Fluorine Chacha hungry for electron, and Sodium G Maharaj don't like the electron. They want to give the electron. Okay, very good. Keep it up, बच्चा. ऐसे ही एकदम enthusiastic होके पढ़ाई करेंगे, सब कुछ कर लेंगे. डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल मत लेना. है ना कौशल? कौशल, दिशा अभी ज्वाइन किए हैं बच्चे. बिल्कुल बेटा, समझ में आ रहा है आपको? कौशल, दिशा, दिशा वासनी एंड कौशल. बिल्कुल नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना कौशल. ठीक है बच्चा? ठीक है, ठीक है. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हम सब चाचा को इतना भी मत बोलो कि गुस्सा हो जाओ. हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और सिर्फ इतना याद रखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन जी है. ठीक है? तो आगे चलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने समझ ली है और हम बात कर रहे थे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लोर करते हैं फटाफट. ग्रुप नंबर 16, एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेन फैमिली. इसको हम लोग चाल्कोजेन बोलते हैं. याद करो, हमने बताया था चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं. कौन बताएगा फटाफट, चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं इसको? चलो बच्चों, फटाफट बताना कि चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं इनको. ओर फॉर्म करते हैं. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. ये क्या बनाते हैं? ओर बनाते हैं, ओर. और ओर के बारे में भी मैंने बताया था कि ओर क्या होता है. ओर इज अ सब्सटेंस, इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल प्रॉफिटेबली. मतलब ओर एक ऐसी चीज है, और एक ऐसा मिनरल है जिसमें ढेर सारे मेटल होते हैं, अलग अलग नहीं, ओरिजिनल मेटल जो चाहिए तुमको. तो ऐसे मेटल होते हैं, मेटल का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बॉक्साइट. बॉक्साइट जो होता है वो किसका ओर है? एल्यूमिनियम का. गलीना, गलीना इज एन ओर ऑफ लेड. ओके. जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ जिंक. क्यूपराइट, okay, cuprite is a ore of copper. chalcopyrite is an ore of copper and iron. ये देखो, ये सारे ore है. hematite, hematite is an ore of what? iron. ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं. ये 11th 10th में पढ़े होंगे आप लोग, 10th वगैरह में पढ़े होंगे अच्छे से. इसमें इसको जरूरत भी नहीं है इतना, हमको इतना नहीं याद रखना है, बस सिर्फ याद नहीं रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये और हुआ करते थे. Oxygen is a gas while other elements are solid at room temperature. Other elements are solid. ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे लोग सॉलिड होते हैं. सल्फर, सल्फर पीले कलर का सब्सटेंस सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड होता है. सल्फर जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का. आप लोग टाइप करना काल्डेरा लेक, काल्डेरा लेक. काल्डेरा लेक एक वोल्केनिक लेक है. काल्डेरा लेक इज अ वोल्केनिक लेक, जहां पर क्या होता है कि जागृत वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो, वोल्केनो, वो वोल्केनो इंडोनेशिया में है बेटा. काल्डेरा लेक इंडोनेशिया में है, काल्डेरा लेक. और इंडोनेशिया में और भी बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते थे. तो वो वहां पे क्या होता है कि वो इरप्शन के दौरान बहुत सारे सल्फर बाहर आए, और वहां की जो जमीनें हैं वो पीली पीली है, येलो कलर की हैं. उसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा सल्फर के स्टोन पाए जाते हैं आज भी. ठीक है? तो इंडोनेशिया एक ज्वालामुखी का खजाना है, आई कैन से. खजाना तो बिल्कुल नहीं है वो, मतलब डेंजर ही है वो, इट्स नॉट गुड. बट मिनरल वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये वाले सल्फर वगैरह वाले मिनरल बहुत ज्यादा मिलते हैं. तो ज्यादातर वोल्केनिक एरप्शन के दौरान सल्फर का रिलीज होता है, सल्फर ज्यादा रिलीज होता है. ठीक है? आज भी है क्या ये? बिल्कुल. काल्डेरा लेक एसिड लेक है बेटा, एसिड लेक है ये, सल्फ्यूरिक एसिड का लेक है वो. काल्डेरा लेक इज एसिड लेक. ठीक है? एसिड के लेक होते हैं इंडोनेशिया में, आज भी आपको मिलेंगे एसिड के लेक. पैसा ही पैसा नहीं होता बेटा वहाँ पे, वहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. वहाँ पे फसल नहीं होती है, वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं होगी,
आप क्रॉपिंग नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है बेटा, ऐसी बात नहीं है पैसा ही पैसा होगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लाइफ इज नॉट गुड। ठीक है, डेली लाइफ रूटीन जो है उनकी खराब है, अच्छी नहीं है इतनी, हमारे इंडिया में जैसे नहीं है। अभी अभी ये बताओ कि कर्नाटका में, धारवाड़ में, कर्नाटका के धारवाड़ धारवाड़ वगैरह में गोल्ड मिलता है, गोल्ड की खदानें हैं, तो वहाँ के लोग बहुत अमीर है क्या, बताओ जरा। हाँ, नहीं है ना, वहाँ के लोग सारे लोग अमीर हैं, ऐसा बताइए। नहीं ना, तब वहाँ पे भी तो भूखमरी है ना, वहाँ पे भी दिक्कत है ना, लोगों को गरीबी है ना वहाँ पे भी। तो धारवाड़ वगैरह में गोल्ड निकलता है, छत्तीसगढ़ में गोल्ड निकलता है, छत्तीसगढ़ कितना पिछड़ा हुआ राज्य है बताओ, है कि नहीं। हाँ, चलो चलो कोई आपस में ही मजाक वजाक कर लिया करते हो, तुम अच्छे बच्चे हो रहे, तुम कितने प्यारे बच्चे हो। चलो, मेहनत करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। हाँ, तो वाह, ढूंढ के निकाल दिया समीप ने, चलो काल्डेरा लेक निकाल दिया, तो मैं सबको दिखा दूं काल्डेरा लेक। ये वोल्केनो की टूटने की, ये एक टाइप पे ऐसा वोल्केनो हुआ करता था। मैं कैनवास पे ऐड करता हूँ, देखिए इसको, देखो ये देखो काल्डेरा लेक का फोटो है। देखिए ये एसिडिक, इनके वाटर ज्यादातर एसिडिक होते हैं ये। अब बोलोगे कि इतना पानी कहाँ से जमा हो गया, देखो अब इसको देखो ध्यान से, ये देखो इतना पानी जो है ये कहाँ से जमा हो गया काल्डेरा में। इतना पानी ऐसे नहीं जमा हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये एक टाइम पे ऐसे वॉल्केनो था, ऐसा वॉल्केनो था, और वॉल्केनो का ऊपरी पोर्शन टूटते 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 काल्डेरा बन गया, ऐसे काल्डेरा। ठीक है, ये ऐसे वॉल्केनो था, ऊपर बंद वॉल्केनो था, और फट के ऐसे टूट गया। और टूटने के बाद फिर क्या हो गया कि इसके अंदर के लिक्विड वैसे ही धीरे धीरे रह गया, और भी उसमें बारिश की वजह से पानी जमा हो गया और रह गया। ये यहाँ से पानी कहीं बाहर जा नहीं सकता, लेकिन इसी के अंदर रह जाता है पानी, और ये एसिडिक वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है, एसिडिक वाटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पिक्चर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, थैंक यू समीप। लोनार सरोवर ऐसा ही भी ऐसा है थोड़ा। लोनार सरोवर इज अ सॉल्टी लेक आई थिंक। आप लोगों ने सुना है सॉल्ट वाटर, डेड सी, डेड सी का नाम सुना है, डेड सी, डेड सी का नाम सुना है। हाँ, डेड सी एक ऐसा सी है जहां पर सॉल्ट वाटर ज्यादा, सॉल्ट वाटर के कंटेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्टी है। लोग बोलते हैं कि अगर आप डेड सी में आप तैरोगे, ऊपर उस पानी के ऊपर गिरोगे ना, तो आप डूबोगे नहीं, तैरते रहोगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। जस्ट ड्यू टू डेंसिटी वी फ्लोट ऑन इट, यस, 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 यस। तो डेड सी इज सऊदी अरेबिया, नहीं बेटा, सऊदी अरेबिया से ऊपर है वो, व्हाट वी कैन से, एक सी, सी से उसका नाम है, सी का। हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसराइल बॉर्डर के आसपास, ये जॉर्डन वगैरह के पास में, उसका बोलते हैं कैस्पियन सी के पास, कैस्पियन सी के पास है मेरे ख्याल से। आप देखिए वहां पे डेड डेड सी रहता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। So oxygen is a gas, while other elements are solid at room temperature. Oxygen and sulfur are non-metal. Selenium and tellurium are metalloid. Keep in mind that oxygen and sulfur non-metal. Selenium and tellurium are metalloid. Polonium is a metal. Polonium is a radioactive with half-life 13.6 13.8 days. पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ क्या, 13.8 डेज है। इसका मतलब अगर 1 किलो पोलोनियम अपने घर में छुपा के रखा है अगर आपने किसी से, तो 13.8 डेज में वो आधा किलो बचेगा, हाफ केजी बचेगा। ठीक है, वो आधा किलो बचेगा, 13.8 डेज में आधा किलो बचेगा। अगले 13.8 डेज में क्या होगा, नेक्स्ट 13.8 डेज में ये पाव किलो बचेगा। समझे, जीरो मत कर देना, मैंने कल सिखाया था इस चीज को, मैंने इस चीज को सिखाया था, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने सिखाया था इसको कि अगर पोलोनियम आपके पास है, पोलोनियम, पोलोनियम का हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, 13.8 डेज। ठीक है, तो अगर आपने 1 किलो पोलोनियम, 1 केजी पोलोनियम अपने घर में रखा, तो 13.8 डेज में वो हाफ केजी हो जाएगा। हाफ केजी कैसे होगा, हाफ केजी बाय डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, और वो क्या होगा कि डिसइंटीग्रेट होकर हाफ हो जाएगा। लेकिन
अगर इसका 30 नेक्स्ट 30 आधा किलो के बाद नेक्स्ट 13.8 डेज में अगर आप चेक करोगे, अगले 13.8 डेज में, मतलब एक 13.8 डेज गया, अगले 13, तो ये क्या बचेगा? 0.25। समझ में आ रहा है? इतना केजी बचेगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जीरो नहीं कर देना, नहीं तो बोलोगे सर हाफ तो अभी हो गया तो अगला हाफ खत्म हो गया तो जीरो हो गया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, जीरो नहीं होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर शामत आ जाती है और उनकी एटॉमिक नंबर बढ़ने लगते हैं। तो इतना सिर्फ याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा वजन है कि नहीं? जितना बड़ा आदमी, जितना सुकड़ा सा आदमी, छोटा सा आदमी, उसका वजन उतना ही कम रहेगा। तो तो ऐसे जितना बड़ा सा आदमी उतना ही मोटा वजन उसका। ठीक है? तो इट्स सो सिंपल दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट जितना बढ़ते जाता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सलोनी ने एकदम आज बढ़िया सा इमेज लाया आप सबके लिए, माइंड फ्रेश करने वाली इमेज। देख लो इधर डेड सी का, दिस इज डेड सी इमेज। पीपल आर फ्लोटिंग, कैन यू सी? पीपल आर फ्लोटिंग, yes. So this is what Dead Sea, because of high density. They contain very high density, and that's why people are floating. So usually people go over there, but कितना अजीब है। जाने दो उसको, दिल पे मत लगाओ उसको ऐसे, जाने दो। उस टाइप का लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, अपने घूमने गया है। तुम लोग पढ़ाई करो, वो घूमने गया है। ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा नमक होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उससे जो स्किन के डिसऑर्डर होते हैं वो भी ठीक होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन में डिसऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है? ये दोनों तरीके से सुना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन के डिसीजेस वगैरह रहेंगी तो ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन के डिसीजेस नहीं ठीक होते। ठीक है? अभी ये क्या भेज दिया तूने लोनी? क्या भेजा है बता? हाँ हाँ, सॉल्ट, जब सॉल्ट होगा तो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं ना। सॉल्ट होते हैं तो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। ये कौन सा है? ये वाला इमेज देखो जरा। ये क्या है? अच्छा, कंटेंट ऑफ सॉल्ट। इज इट कंटेंट ऑफ सॉल्ट? यस, आई थिंक इट्स कंटेंट ऑफ सॉल्ट। डेड सी, इट्स अ कंटेंट ऑफ सॉल्ट। यू इफ यू कैन सी इन 1972, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ 1972। पहला पिक्चर है 1972 में, ये जो सॉल्ट का डिपोजिशन था इतना था। और फिर बाद में आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्ट देखो इतना खाली जगह थी, ऐसे टाइप का था। अब धीरे 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 देखो इतना इसका, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है? ऐसे ही बता रहे हैं, वो डेंसिटी बता रहे हैं। अब पूरी इमेज देखने के बाद पता चलेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए आगे चलते हैं अपने वाले बैक वाले पॉइंट पे। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक के बेसिस पे, उसको देख लेते हैं। व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ऑक्सीजन एंड सल्फर? व्हाई इट इज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस? सो यू कैन से ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक, whereas the sulfur exists in a octaatomic। तो सल्फर का स्टेज क्या है? 8 8 के सेट में रहता है। सल्फर का सेट क्या है? 8 के सेट में रहता है। ऑक्सीजन क्या है? 2 के सेट में रहता है। और यही रीजन है कि वांडरवाल फोर्स of attraction oxygen molecule का relatively weak होता है as compared to sulfur, and here the sulfur के लिए van der Waals force ज्यादा रहता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि there is a large difference between boiling point and melting point of sulfur। there is large difference between boiling point and melting point of sulfur। किसको सेल करके? सॉल्ट को? अरे बेटा, इतना सारा सॉल्ट तेरे मुंबई बीच पे है, जाके ले ना फिर बना सॉल्ट। कौन सॉल्ट लेता है इतना? पता, मार्केट भी तो होना चाहिए। हाँ वही ना, इतना नमक कौन खरीदेगा भाई? टाटा नमक 10 रुपए में आता है, 20 रुपए में है। समझा? हम्म, बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं, अगला वाला। तो हमने ये सब देख लिया।
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड तरफ इलेक्ट्रॉन देख लिया था हमने। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट हैलोजन फैमिली। In case of halogen family, we know that the fluorine, chlorine are the gases, bromine is a liquid, and iodine is a solid at room temperature. Fluorine is yellow color. Fluorine का कलर क्या है? Yellow color. Fluorine जो गैस होती है वो येलो कलर की गैस होती है, येलो कलर गैस। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो कलर गैस, थोड़ा सा ग्रीनिश मिक्स करोगे तो ग्रीनिश येलो कलर गैस होती है क्लोरीन। क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो कलर गैस। ब्रोमीन इज अ रेड कलर एंड आयोडीन इज अ वायलेट इन कलर। पतंजलि का मस्त है नमक, अच्छा पतंजलि का नमक मस्त है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी यूज करूंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा पतंजलि का नमक, ठीक है। चलो चलो चलो, कम ऑन, पढ़ाई करते हैं। Bromine red and iodine is a violet in color. Fluorine and chlorine react with water. Fluorine और जो chlorine होते हैं they are reacting with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water and are soluble in various organic solvents such as a chloroform, carbon disulfide, carbon tetrachloride, hydrocarbon, which give colored solution. Bond dissociation enthalpy of halogen molecules follow the order Cl-Cl order, chlorine-chlorine order, bromine-bromine order, fluorine-fluorine order, and iodine-iodine order. So they are following the which order? This order. Okay. So bond dissociation enthalpies are following this order. Fluorine has a less negative electron affinity than the chlorine. Why? Why? The reason is what? The size of fluorine atom is a smaller. I told size उनका छोटा होता है. जब size छोटा होता है तो फिर क्या होता है? As a result, there are the strong intermolecular electronic repulsion in relatively small 2p orbital of the fluorine, and therefore the incoming electron does not experience much attraction. Thus, fluorine has a large negative electron gain enthalpy than the chlorine. Fluorine is having large इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दी क्लोरीन। ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद क्या आता है? एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर, व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर? एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है यूनिक बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर और डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर। जैसे चार दोस्त थे, चार दोस्त थे, इसने बोला कि यार तू क्या खाएगा? तो बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगा। दूसरा बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगा। तो तीसरा बोला मैं भी वड़ा पाव खाऊंगा। और ये चौथा बंदा ना बोलता मैं तो जा रहा हूँ पिज्जा खाने, तो मैं पिज्जा खाऊंगा। तो इसका बिहेवियर क्या हो गया? एनॉमलस। मतलब ये बिहेवियर इसका क्या हो गया? अलग हो गया बाकी के कंपेयर में। इसका बिहेवियर क्या हो गया? समोसा खाया, अरे वाह, पानी पूरी, वाह, कितने ऑप्शन दे देते फटाफट से ना एकदम तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो यार। anomalous behavior, so they gives the anomalous behavior. Anomalous behavior is a हाँ तो फटाफट एकदम एकदम शोरमा वरमा सब ऑर्डर मिल जाता है एकदम। और इससे पता चलता है किसको क्या खाना है। जैसे एरम को शोरमा खाना है, शुभांगी को पिज्जा खाना है, राज को समोसा खाने का मन कर रहा है, पूजा को पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। सबका पता चल जाता है कि किसको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ पता चल जाता ना किसका क्या खाने का मन करता है। चलो ठीक है, बाहर ना निकलियो, कोरोना कोरोना है, बाहर जाना मत, ठीक है। anomalous behavior of the oxygen. Oxygen shows the following anomalous behavior. ऑक्सीजन का बिहेवियर बाकियों के बिहेवियर से थोड़ा अलग होता है। क्या अलग है देखो। हाँ देखो, इसने बताया ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। पहली बात बता दिया, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल O2। और जैसा कि आज हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन while the others are polyatomic molecule in nature, बाकी सब पॉलीएटॉमिक है, मतलब ढेर सारे हैं, दो दो नहीं होगा, दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डायटोमिक होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। देखो ये गलती हुई थी हमसे, बोर्ड वालों ने भी गलती किया है वहां पे, ठीक है, वहां पे आप मार्क कर लेना। इट्स अ पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर्स आर डायमैग्नेटिक। बाकी सारे एलिमेंट जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, बाकी लोग सारे क्या है, मतलब बाकी उसके ग्रुप के, उस ग्रुप के लोग, उस पर्टिकुलर पीरियड के लोग, सल्फर वगैरह बाकी लोग, वो लोग डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। होममेड जंक खाओ, फूड खाओ अब। हाँ घर पे फ्रेंच फ्राइज बनाओ, घर पे फ्रेंच फ्राइज बनाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन shows -2, -1 and +2।
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, -1 होता है और +2 होता है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, while other element shows the +2 to +4 oxidation state, -2 to +4 oxidation state other source. So this is what the anomalous behavior of oxygen, ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है बाकियों के बिहेवियर से अलग होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, water is liquid at room temperature while hydride of other member of the group are gases, दूसरे मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, other members are gases and nature of hydrides, सिर्फ इसका हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो होता है वो लिक्विड होता है, बाकी सबके क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, जैसे PH3 फॉस्फोरस हाइड्राइड, सल्फर का, मतलब आप ले लीजिए कोई भी ऐसा ले लेंगे तो क्या होता है, बाकी लोग गैस होते हैं, सिर्फ क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लिक्विड होता है। कोरोना आ जाएगा गाइस, क्यों रे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, दरवाजा बंद करके रखो, कोरोना नहीं आएगा। कॉमन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन की कॉमन कोवैलेंसी क्या है, 2 होती है, कॉमन वैलेंसी क्या है, 2 है। इन रेयर केसेस इट इज 4, बहुत रेयर केस में इसकी कोवैलेंसी क्या है, 4 है। बट ऑन अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप नंबर 16 दे एक्सीड 4, बाकी सबका क्या है, एक 4 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या 2 होता है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी फिर से आ गई। एंड अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है, क्यों अनोमलस, क्यों ऐसा बिहेव करता है वो अलग अलग, ऐसा क्यों, दोस्त है तो बिहेव नहीं करना चाहिए ऐसे, चीटर है ना वो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो अनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, क्योंकि उसकी साइज बेचारे की स्मॉल होती है यार, बहुत छोटा साइज का होता है ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। सर आज आप लास्ट मिनट में पैरा मेरा ऑर्थो पूछ, हाँ रे तू अभी याद दिलाई, लास्ट मिनट में 1 घंटे हो गए तब, पहले याद दिलाना चाहिए था ना, है ना। एब्सेंस ऑफ द इनर्ट डी ऑर्बिटल, चल आज मैं तुझे क्वेश्चन बैंक वाले सेशन में ही बता दूंगा, एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो ये इनकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल के सेशन में हम लोग एलोट्रॉपी को सीखने वाले हैं, कल हम लोग एलोट्रॉपी सीखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, नो इशू, ठीक है, चलो, हाँ, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पे, बिल्कुल अपने टाइम पे, हमारा टाइम कितने बजे का है, 5 बजे का, हमारा फेवरेट टाइम 5 बजे, इसी टाइम को मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक का टाइम हमारा जो है 8:30 का है, जो बिल्कुल फेवरेट नहीं है सारे बच्चों का, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ बेटा, आना तो पड़ेगा ना, मिलेंगे 8:30 बजे क्वेश्चन बैंक के टाइम पे। चलिए ख्याल रखिए बेटा, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाय मानसी, हाय सारा, हाय अनुजा, गुड बाय, टेक केयर।